हेलो बच्चों। कैसे हो भाई लोग? है ना। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 वर्क एनर्जी पावर का। ठीक है। जिसके अंदर अपन 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। है ना। चालू करते हैं अपन। पहले के 15 क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। पर्पस क्या है मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अप्रोच बिल्डअप करना। प्रॉपर किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसकी हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं। ऑब्वियसली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है। कुछ ना कुछ टॉपिक छूट जाता है तो भाई क्या मोटो है मेरा वो मैंने आपको बता दिया। मेरे टाइम पे मैंने कई सारी चीजें फेस करी थी। आप लोग वो ना करें इसके लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। व्हेन अ एरो इज शॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच बो, व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस? भाई कितना इजी। मुझे बताओ। शेप का चेंज होना, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना, वो सब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब आप कोई भी तीर मारने के लिए जो उसका है ना, जो स्ट्रेच करते हैं अपन उसकी रस्सी को, जब अपन स्ट्रेच करते हैं तो मुझे बताओ क्या उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब वो रस्सी से आपने एरो को एकदम स्पीड से उड़ा दिया। भाई स्पीड से उड़ा दिया तो एरो के अंदर क्या डेवलप हो गया? काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गया। तो क्या आपको ऑप्शन पढ़ के ही नहीं समझ में आ रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर समझ में आ रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 17। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इफ इज वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पिछले ही मैंने लेक्चर में बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स का एक वेल नोन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या एग्जांपल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिमाग में यार उसी से सोच लो। अपने सिलेबस में ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है। उसी से सोचो कि भाई हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि जब हम किसी बॉक्स को ऊपर डाल ले जाते हैं, है ना, ग्राउंड से जैसे हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब अपन ऊपर ले जा रहे हैं तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम तो फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी तो नीचे लग रहा है भाई। तो क्या हम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कर रहे? हाँ सर कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अपन ऑप्शन पढ़ेंगे कि बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा क्या? सिंपल से ग्रेविटेशन सोचना था कि भाई तुमने बॉक्स को ऊपर उठाया, ग्रेविटेशन फोर्स लगा था नीचे, तुमने फोर्स लगाया ऊपर, है ना, तो वर्क डन तुमने कैसा किया? बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स किया। कैसा किया? अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स किया। उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, है ना। आगे बढ़ते भाई। एक हल्का सा न्यूमेरिकल आया है, देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg lifted vertically through a distance of 5 meter. Calculate the work done by the applied lifting force. कभी भी वैल्यू को अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। जी की वैल्यू 10 दे रखी है। बच्चे क्या करेंगे? सर हमें तो पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh। तो सर मास दे रखा है 2, जी है 10 और डिस्टेंस है 5। मैंने सर लिफ्ट किया, आंसर आ गया सर 100 जूल। और डेफिनेटली सी बात है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो मैं माइनस लगा देता हूँ और माइनस में टिक करूंगा, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक वर्ड से तुमको फंसाया, दैट इज लिफ्टिंग फोर्स। अरे भाई लिफ्टिंग फोर्स क्या है कि जब तुम किसी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो तो ये जो तुमने ऊपर खींचा, इसी को हम अपन क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग फोर्स। अरे मेरे भाई क्या लिफ्टिंग फोर्स ऊपर है? हाँ सर। क्या तुम ऊपर ले गए? हाँ सर। तो क्या एफ एंड डी सेम डायरेक्शन में नहीं हो गए? हाँ सर हो गए। तो क्या वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 100 जूल। प्लस का 100 जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है। आगे अपन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो कि लुक एट द ऑप्शन बिलो, विच ऑफ दिस डज नॉट रिप्रेजेंट वैलिड यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए भाई कैसे भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी अगर एनर्जी हो उसकी यूनिट जूल ही होती है। जूल ऐसा यूनिट होती है ना। सर हमने पढ़ा है कि एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर एफ इंटू डी। हाँ सर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो क्या ये भी जूल होगा? अरे भाई अगर वर्क आ रहा है, एनर्जी आ रहा है तो ये जूल होगा बिल्कुल। तो न्यूटन मीटर भी सही हो जाएगा। हाँ सर। सर ये वॉट आर क्या है? याद करो वो दिन जब हम पढ़ते थे
कि जो पावर होता है वो होता है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। हाँ सर, यहाँ से क्या मैं एनर्जी को पावर इंटू टाइम लिखूंगा तो आप बुरा मानोगे? नहीं सर, पावर की यूनिट वॉट होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो अगर मैं इसको वॉट सेकंड लिखूंगा या वॉट आर लिखूंगा या वॉट मिनट लिखूंगा तो क्या तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो सर ये भी बिल्कुल सही आ जाएगी यूनिट। किलो वॉट बाय आर, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि किलो वॉट तो ऑलरेडी एक पावर की यूनिट है और आपने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करने की जगह। तो ये आ जाएगा डी, जो कि नॉट रिप्रेजेंट वैलिड यूनिट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। आंसर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 को, इफ वी पुल अ सिंपल पेंडुलम बॉब टू द वन साइड एंड रिलीज इट। है ना, बचपन में आपने कर रखा है कि यार ये पेंडुलम हमने एक साइड किया, है ना, और इसको रिलीज कर दिया। हाँ सर, तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे भाई ये, है ना, ऑसिलेटरी मोशन करता है। इट स्विंग बैक एंड फोर्थ, पता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। एट एक्सट्रीम लैटरल पोजिशन ऑफ इट स्विंग द बॉब हैज, याद करो वो दिन जब तुम पेंडुलम को नचाते थे। एक्सट्रीम लैटरल पोजीशन यानी ये वाली पोजीशन। अरे भाई, क्या इस पोजीशन पे जाके पेंडुलम हल्का सा रुक नहीं जाता था? जब ये ऐसे ऐसे मूव करता था, इस पोजीशन पे जाके वो रुक जाता था। और जब वो इस पोजीशन पे होता था, एकदम बीच वाली पोजीशन पे, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी। हाँ सर। अरे आया ना, इसको कई लोग रेफरेंस से बताएंगे, कई लोग एसएचएम से बताएंगे। इतना डीप में भाई नहीं जाना है 9th स्टैंडर्ड में। तुमको सिंपली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोचना है कि जब मैंने पेंडुलम को नचाया था, लेटरल पोजीशन की इसकी वेलोसिटी लगभग लगभग जीरो या बहुत कम हो जाती थी। तो क्या क्या यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम नहीं होगी? क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम हो जाती थी। हाँ सर। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो एक चीज तुमको पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है टोटल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है यानी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ यार, क्या मुझे यहाँ से आंसर मिल गया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर, मिल गया। ये वाला ऑप्शन देखो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल गलत बात है सर। हमने तो पढ़ा है, हमने तो देखा है अपनी आंखों से कि हल्का हल्का रुक जाता है, बहुत कम वेलोसिटी हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। कुछ हार्ड नहीं था, वेरी वेरी इजी। ठीक है। मशीन परफॉर्म 100 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। ओ माई गॉड, है ना। दूसरी मशीन, मशीन 2, परफॉर्म 100 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड। स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है भाई? अब तुमको देखना है ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। वी स्पेंड मोर पावर, पावर की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, तो पावर निकाल लो यार। ए का पावर कितना होगा सर? ए की फॉर्मूला पता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी या वर्क कितना है भैया? 100 है। हाँ सर। टाइम कितना लगा? 10। तो क्या पावर 10 होगी? हाँ सर। बी की पावर अगर मैं देखूँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन था 100, टाइम दे रखा है 20, तो क्या इसकी पावर 25 100, 5 नहीं होगी? भाई ये तो बच्चा भी बता देगा। क्या ए की पावर बी से दुगनी नहीं है क्या? बिल्कुल सर, दुगनी है। क्या ये ऑप्शन यही कह रहा है कि ए स्पेंड ट्वाइस द पावर देन मशीन बी? बिल्कुल सर, यही कह रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, है ना। 22 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर रेटिंग स्पेसिफिक 2 किलो वॉट। किलो क्या होता है? किलो होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। किलो क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 1000। बिल्कुल सही बात है ना। दिस रेटिंग मीन्स दैट मोटर कैन तो भाई मोटर क्या कर रहा है ना। ये पावर का कॉन्सेप्ट है। अरे भाई, याद करो वो दिन जब तुम पावर पढ़ते थे। क्या पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम नहीं होता? हाँ सर, होता है। अगर पावर में लिखा हो 2000 वॉट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं कि 2000 वॉट यानी 2000 जूल में वर्क कर रहा हूं पर 1 सेकंड में, तो क्या आप बुरा मानोगे? सर बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि वॉट का मतलब क्या है? जूल पर सेकंड। अगर मैं 2000 जूल वर्क कर रहा हूँ 1 सेकंड में,
और उसको अगर मैं प्यार से 2000 वॉट लिख दे रहा हूँ तो क्या आप बुरा मानोगे? सर बिल्कुल नहीं मानेंगे। 2000 वॉट का ही मतलब क्या है? 2000 जूल पर सेकंड, क्योंकि वॉट की ही यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड। अगर मैं इसको 2000 इंटू 1 जूल बाय 1 सेकंड लिखूंगा तो क्या तुम बुरा मानोगे? नहीं सर। क्या मैं इसको 2000 जूल बाय 1 सेकंड लिखूंगा, क्या तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? डिलीवर 2000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सिंगल सेकंड। तो क्या यहाँ पे ये नहीं लिखा है? हाँ सर, यही लिखा है। तो इस तरीके से आपको दिमाग दौड़ाना है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, है ना? तो इस तरीके से अपने को दिमाग दौड़ाना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप के सवाल के लिए। ये वाला सवाल देखो, हाउस होल्ड कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ, हाउ मच एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू जूल। यूनिट कन्वर्जन का बहुत इजी सवाल है, बट ये बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि, है ना, 200 यूनिट बिजली फ्री फ्री है। तो ये 200 यूनिट क्या होता है ना? ये यूनिट बेसिकली होता है किलोवाट आवर। एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जाता है प्यार से? किलोवाट आवर बोला जाता है। यहाँ पे दो सवाल बनते हैं कि ये किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? बच्चे सोचेंगे ओ माय गॉड, वॉट लिख दे रखा है, यानी ये यूनिट होगी पावर की, है ना? बट ये गलत बात हो जाती है, क्यों? क्योंकि भाई किलोवाट तो पावर की यूनिट है। आगे हम भूल जाते हैं कि आर लिखा है जो कि टाइम है। हमने ऊपर ही देखा पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। तो ये जो किलोवाट आर है ये किसकी यूनिट होती है? ये एनर्जी की यूनिट होती है। तो पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल बनता है कन्वर्जन का, कि जो ये जो तुमको याद रखना है कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से अब भूलेंगे इसको? नहीं, तो ये तुमको याद रखना है, क्योंकि जो इसे याद नहीं रखेगा वो फैलेगा। हाँ सर। अब ये देख के क्या करेंगे बच्चे? सर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 लिखा है, यही सही आंसर होगा, बट ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा सा भाई पेन चलाओ। एक यूनिट की बात नहीं चल कर रहे भाई, 250 यूनिट की बात कर रहे हैं। 250 यूनिट यानी कि 250 इंटू एक यूनिट। एक यूनिट कितना होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 8 के बराबर। इतनी मैथ तुमको आती है भाई, 9th स्टैंडर्ड के हो। जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हारा आंसर आएगा ये। तो समझ में आया क्या? ये सवाल बनता है और ये सवाल बनता है। ये तुमको 5वीं की मैथ लगानी है, आंसर तुमको पाना है, ठीक है? आगे अपन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? Heavy truck and a lightweight compact car are both moving with identical linear momentum, यानी linear momentum same है. If both drivers slam the brakes simultaneously, exerting a exact same retarding braking force, which vehicle stop in shorter distance? यहाँ पे अगर अपन, है ना, ध्यान से देखें कि फोर्स भी सेम दे रखा है ना, एग्जैक्ट सेम रिटार्डिंग ब्रेकिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। विच व्हीकल स्टॉप्स इन शॉर्टर डिस्टेंस? कौन कम डिस्टेंस चल के रुक जाएगा? अब सबको पता है कि भाई एक रिलेशन जो अपन पढ़ते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। एम मास है, पी को अब मोहल्ले वाले प्यार से क्या कहते हैं? मोमेंटम। हाँ सर। मोमेंटम अगर सेम है और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है? नेट वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं एफ डी लिखूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो क्या तुम बुरा मानोगे? सर बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ सर। फोर्स सेम दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको अगर मैं लिखूं, फोर्स तो भाई सेम है। हाँ सर। अब तुमको ये देखना है मोमेंटम भी भैया सेम है। हाँ सर। तो क्या मैं जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास लिखूंगा तो क्या तुम बुरा मानोगे? ध्यान से देखो, फोर्स तो सेम है,
है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई खेला हो नहीं रहा। मोमेंटम आपने सेम ही दे रखा, इससे भी कोई खेला नहीं हो रहा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं मास से इनवर्स में खेल रहा है। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास से लूंगा तो क्या तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे सर, इतना तो अपने को समझ में आता है। अब ध्यान से बताओ कि हैवी ट्रक का मास ज्यादा कि लाइट वेट का? नर्सरी का बच्चा भी बता देगा हैवी ट्रक का ज्यादा। तो भाई जिसका मास ज्यादा, क्या वो डिस्प्लेसमेंट कम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या वो शॉर्टर डिस्टेंस में रुक नहीं जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होता है? हैवी ट्रक। तो ये बेसिकली मेंटल एबिलिटी जो बचपन में पढ़ाई जाती थी, है ना, वैसा तुमको दिमाग लगाना है कि भाई क्या कांस्टेंट है और क्या खेल रहा है, किसको बदलने से भाई खेला हो जाएगा। वो अपने को बस ध्यान में रखना है, आंसर अपना आ जाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट वेरीज विद पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। इफ यू प्लॉट अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना, टोटल एरिया देखो, एनक्लोज अंदर कर्व रिप्रेजेंट। पिछले ही लेक्चर पे मैंने बताया था, एरिया निकालना है तो जो दो क्वांटिटी दे रखी है, इधर वाली और इधर वाली, उनको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि सर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यानी यहाँ सर फोर्स है, यहाँ सर डिस्प्लेसमेंट है ना। एफ एन टू डी क्या होता है? वर्क डन होता है, इसमें कोई शक? बिल्कुल कोई शक नहीं। तो क्या एरिया इनका वर्क डन नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। Block of mass m slide down a rough inclined plane at a constant uniform speed. Which of the following statement about energy conservation is true? पहली बात, मैक्सिमम बच्चे ये वाला टिक करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इज परफेक्टली कंजर्व, क्योंकि वो रट लेते हैं कि सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होती है। ये चीज हम भूल जाते हैं कि द कंडीशन इज दैट द फोर्सेस शुड बी कंजर्वेटिव। याद करो वो दिन जब तुम पढ़ा करते थे कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। सर नॉन कंजर्वेटिव क्यों होता है? नॉन कंजर्वेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट होता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाओगे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, है ना। स्मूथ में जाओगे फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। ड्रैग फोर्स, है ना, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो भाई विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो तुमने ये तो पढ़ा ही नहीं। रफ, तो इसमें सबसे बेहतरीन कीवर्ड क्या था? रफ था, है ना। जो बच्चा रफ नहीं पढ़ेगा वो मैकेनिकल एनर्जी परफेक्टली कंजर्व को टिक मारेगा। लेकिन जिसने रफ पढ़ा है उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पे नेट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो नहीं रहेगी, है ना। तो वो अपना दिमाग दौड़ाएगा कि आपको भाई पता होता है कि जैसे आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे कोई चीज घिसती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये तो सबको पता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो लॉस इन ग्रेविटेशन तो कन्वर्टेड एंटायरली इनटू काइनेटिक एनर्जी? पूरा का पूरा नहीं भाई। लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है। नो वर्क डन बाय ग्रेविटी बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल गलत बात है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा, है ना। ये कंसेप्ट उनको समझना था, बहुत बेहतरीन ये कंसेप्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। एन इंजन पंप आउट 40 kg ऑफ वाटर थ्रू होस एवरी सेकेंड। अंडरलाइन कर लो। If the water emerges from the nozzle with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, पावर रेटिंग ऑफ इंजन मस्ट बी। अरे भैया, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो क्या मैं एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है उससे निकालने लूंगा? कितना आ जाएगा ये? हाफ इंटू मास है 40, वेलोसिटी है भैया 10, 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। क्या ये 2 2 से 4 नहीं होता? हाँ सर। तो क्या ये 2000 जूल नहीं हो जाएगा? पावर पूछा है, पावर पूछा क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम। टाइम कितना दे रखा है? एवरी सेकंड, एवरी सेकंड यानी एवरी सेकंड, इसी को पर सेकंड भी बोला जाता है, यानी कि एक सेकंड की बात चल रही है। तो पावर क्या आ जाएगा? 2000 जूल डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो 2000 बाय एक, 2000 सर, क्या बात कर रहे हो? जूल पर सेकंड क्या होता है सर? वॉट। और इसी को मैं 2000 डब्ल्यू लिखूंगा तो क्यों, क्या तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। टू बॉडीज विथ मास m1 m2 विथ m1 ग्रेटर देन m2, लिख लो यार।
m1 बड़ा है m2 से, हैव एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी, यानी दोनों की वेलोसिटी क्या है भाई, सेम है। हाँ सर। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज पढ़ चुके हैं कि भाई के ई वन किसके बराबर होगा, हाफ एम वन वी का स्क्वायर। सर वेलोसिटी तो सेम है ना। और के ई टू किसके बराबर होगा सर, हाफ एम टू इंटू वी का स्क्वायर। हाँ इसको जब मैं डिवाइड करूंगा के ई वन बाय के ई टू, जब मैं करूंगा तो हाफ से हाफ तो कट जाएगा। हाँ सर। ये वी से वी तो कट जाएगा। हाँ सर। तो क्या ये एम वन बाय एम टू नहीं आएगा, एग्री करते हो? हाँ सर एग्री करते हैं। अब भाई M1 बड़ा है कि M2 बड़ा है, M1 बड़ा है ना, तो रैंडम वैल्यू डाल दो। सपोज M1 बड़ा है ना, तो M1 को 4 मान लो, M2 को 2 मान दो। तो क्या ये 2 आएगा? हाँ सर। तो क्या ये ग्रेटर देन 1 है? हाँ सर। तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं अगर मैं, तो क्या कहते हैं कि अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन moves an object such that its velocity in a force of 10 newton moves an object such that its velocity vector aligned with the force। इसका मतलब क्या है कि सर फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। if the object maintains steady velocity of 5 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर बाय द फोर्सेस। याद करो वो दिन जब हम इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला पढ़ते थे कि पावर फोर्स इन डॉट वी होता है एफ इंटू वेलोसिटी। सर एंगल दे रखा है तो भाई इसको एफ वी कॉस थीटा भी लिखा जाता है। बट ये सवाल जनरली नहीं आता है, तुमको सिंपली फोर्स और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके चल जाएगा, है ना। यहाँ पे अलाइंड विद द फोर्स लिखा है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है भाई, एक ही डायरेक्शन में है तो। और cos 0 1 आता है ना। तो बेसिकली तुमको इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी से ही करना है। जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम केस में एंगल नहीं दिया जाएगा, है ना। जब एंगल दिया जाएगा तो तुम, वो भी मैंने बता दिया कि एफ वी कॉस थीटा लगा लेना। ठीक है। अब भाई फोर्स कितना दे रखा है 10, वेलोसिटी कितना दे रखा है 5, तो क्या ये 50 वॉट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाता है। स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग इज व्हील्ड अराउंड वर्टिकल सर्कल, यानी कि आप, है ना, पत्थर को स्ट्रिंग से बांध के गोल 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 घुमा रहे हो, है ना। एट द एग्जैक्ट इंस्टेंट द स्टोन passes थ्रू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लूप, नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर इन द स्ट्रिंग इज। अरे भैया याद करो दिन जब तुम स्टोन को नचाते थे। सपोज ये भाई स्ट्रिंग है, लोएस्ट पॉइंट पे आपका पत्थर यहाँ है। टेंशन क्या होता है? टेंशन बेसिकली भाई जो स्ट्रिंग पे फोर्स लगेगा, जो रस्सी से तुम घुमा रहे हो उस पे जो फोर्स लगता है, या वो जो फोर्स लगा रही है, उसे टेंशन बोला जाता है। भैया जब आप स्टोन को फिरा रहे हो तो क्या टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा? ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी। नीचे की तरफ धक्का देगी क्या? रस्सी धक्का देती है क्या? नहीं, रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। हाँ सर। तो क्या टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ नहीं होगा? हाँ सर। बहुत छोटे से समय में क्या इसका डिस्प्लेसमेंट सबको पता है ऐसा नहीं होगा? पढ़ भी चुके हैं अपन। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री तुमको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अरे भाई याद कर वो दिन जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, तो एफ डी कॉस थीटा में एफ डी कॉस 90 डालता था, और कॉस 90 की वैल्यू 0 तूने याद रखी है, और वर्क डन 0 हो जाता था। क्या देखो ये याद आया? हाँ सर याद आया। तो क्या देखो 0 मारने में कोई भी शंका होगी, कोई भी डर लगेगा नहीं, डायरेक्ट 0 मारो और नंबर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेशन खत्म हो जाता है। बेस्ट कंसेप्चुअल सवाल मैंने कराए हैं। टारगेट अपना 90 प्लस मार्क्स है, मिनिमम 80 प्लस मार्क्स है। सबसे ज़्यादा ताकत लगानी है साइंस में, क्योंकि जीके में आप जितनी ताकत लगाओगे, है ना, उतना रिटर्न आता नहीं है। कई सवाल जीके के ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं होते, है ना, तो वहाँ आप जीके का कुछ नहीं कर सकते। साइंस में आप बहुत बेहतरीन नंबर ला सकते हैं अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ोगे तो, है ना। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर, है ना। थैंक यू।